प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग 9 की रसायन शास्त्र विषय के पहला चैप्टर के, जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखते हैं और इन 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किसका उत्तर क्या होगा और इसका कारण क्या हो सकता है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। यानी कोई पदार्थ है ठोस पदार्थ, कैसा पदार्थ है वो, ठोस पदार्थ। तो सबसे पहले तो ये पदार्थ क्या होता है ये पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि पदार्थ है नहीं कोई वस्तु, वैसी वस्तु जिसमें आयतन और द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है मुख्य रूप से, कुल मिला के 5 है, लेकिन मुख्य रूप से 3 है, जो ठोस है, द्रव है और गैस है। तो ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं या उबलना कहते हैं या संघनन कहते हैं या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो हम लोग उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। यानी ऊर्ध्वपातन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ अगर पिघलता है या उसमें परिवर्तन होता है तो वो द्रव की अवस्था में नहीं जाता है, बल्कि सीधे सीधे किस अवस्था में चल जाता है, वाष्प अवस्था में, यानी गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं हम लोग। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है, तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वाष्पन क्या होता है। देखिए, वाष्पन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है। यानी किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना ही वाष्पन कहलाता है। और जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उस ऊष्मा के कारण उसमें उबलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी गर्मी पाकर कोई भी द्रव उबलना प्रारंभ कर देती है। तो उबलना भी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव गर्म हो जाती है और गर्म होकर बुलबुला उत्पन्न करने लगती है, वह प्रक्रिया उबलना कहलाती है। अब संघनन देखते हैं, संघनन क्या होता है। तो संघनन में कोई भी पदार्थ यानी द्रव पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में हो, कोई भी द्रव पदार्थ ठंडा होकर और जमने का काम करने स्टार्ट करता है, मतलब जमने लगता है, उसको हम लोग संघनन कहते हैं। जैसे पानी जमकर बर्फ बनता है तो वह संघनन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होता है, यानी जब वाष्पन की क्रिया होती है तो उसमें क्या क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है कि ठंडे उत्पन्न होता है, ताप में वृद्धि हो जाती है कि इनमें से तीनों में से कोई नहीं होता है। तो देखिए, जब भी वाष्पन की प्रक्रिया होती है तो गर्मी उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उसमें ठंडक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। बाकी सब ऑप्शन सुटेबल नहीं है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक डैश 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 होता है। यानी हवा का जब प्रेशर घटता है तो वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बढ़ता है कि घटता है कि स्थिर रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हवा का दाब कम होता है तो द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है और इस कारण से भोजन पकाने में समय ज्यादा लगता है। ठीक है, और जब हवा का दाब बढ़ता है तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है और इस कारण से भोजन जल्दी पक जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखे होंगे कि कुकर में खाना बनाया जाता है और कढ़ाई में खाना बनाया जाता है, यानी या फिर वो जो पतीला होता है उसमें चावल को बनाया जाता है, तो आप देखेंगे कि कुकर में जल्दी खाना बन जाता है। इसका कारण यही है कि वायु का दाब कुकर में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और भोजन जल्दी से पक जाता है। ठीक है, तो जब वायु का दाब जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिखा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है। देखिए, गैस का द्रव में परिवर्तन होगा तो उसे हम लोग गैसीकरण कहेंगे कि ऊर्ध्वपातन कहेंगे कि संघनन कहेंगे कि जमना कहेंगे। तो देखिए, गैस ठंडा होता है ना, प्रेशर के या फिर किसी और कारण से वो ठंडा किया जाए तो वो द्रव में चेंज होता है। जैसे आप एलपीजी गैस देखे होंगे तो उसमें डाला जाता है गैस, लेकिन इतना ना उसमें प्रेशर होता है, दाब होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो गैस का जब द्रव में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग संघनन कहते हैं। संघनन, गैसीकरण नहीं कहते हैं, ऊर्ध्वपातन नहीं कहते हैं, ना ही जमना कहते हैं। तो जब द्रव
जम के ठोस में बदल जाता है तो उसे जमना कहते हैं, लेकिन ये गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन के बारे में तो बताए ही हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब कोई गैस पदार्थ और ठंडा होकर द्रव में के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम लोग संघनन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर संघनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। देखिए, जब भी जिस ताप पर भी कोई ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन होता है उसे हम लोग द्रवनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ एक ठोस पदार्थ है और बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा अधिक तापमान मिले तो वो द्रव में परिवर्तन होने लगता है। तो इसका मतलब कि बर्फ का जो द्रवनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पे क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक भी एक प्रकार का तापमान है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक की प्रक्रिया में द्रव का क्वथन होता है। ठीक है। और क्रांतिक ताप के बारे में जानते हैं। क्रांतिक ताप क्या होता है? तो क्रांतिक ताप वह तापमान होता है जिस पर गैस को संघनित किया जाता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? मतलब कौन सा बल कहलाता है? जैसे देखिए, कोई भी पदार्थ होता है ना, तो उसके कण जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, तो उस बल को हम लोग अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ लिखा है क्वेश्चन कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं? नहीं। बंधन कहते हैं? नहीं। बंधन बोल सकते हैं, लेकिन बल के बारे में पूछ रहा है कि बल क्या होता है, तो उस बल को हम लोग अंतराण्विक बल कहते हैं। नाभिकीय बल कहते हैं? नहीं, नाभिकीय बल नहीं कहते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं कि अंतराण्विक स्थान क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई पदार्थ बना होता है तो पदार्थ के कणों के बीच में कुछ खाली स्थान मौजूद होता है। उस खाली स्थान को हम लोग अंतराण्विक स्थान कहते हैं। और बंधन क्या होता है? तो बंधन यानी किसी चीज को बांध के रखना। जैसे पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो एक अंतराण्विक आकर्षण बल के माध्यम से बंधे होते हैं, तो हम लोग उसको बंधन के नाम से जानते हैं। पर इसमें बंधन ही पूछा है, एक साथ बांध कर रखने वाले बल के बारे में पूछा है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अंतराण्विक बल दिया है, ये भी सही है, पर इसका पूरा अंतराण्विक आकर्षण बल होगा। आगे क्वेश्चन लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र यानी वो जो हम लोग इसको सेंट बोलते हैं या परफ्यूम बोलते हैं, उसको हम लोग हिंदी में इत्र के नाम से जानते हैं। तो लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध हवा में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है? तो इत्र की जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम के गंध को हवा में फैलने की क्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे, प्रसरण कहेंगे, संघनन कहेंगे या द्रवन कहेंगे? तो देखिए, वाष्पन के बारे में हम बताए हैं कि वाष्पन जो है द्रव को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। प्रसरण क्या होता है? प्रसरण तो प्रसरण पदार्थों के कणों को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मिलने की प्रक्रिया को प्रसरण कहते हैं। यानी जैसे हम लोग पानी है और नमक है, तो पानी और नमक को घोल जब बनाते हैं तो नमक का जो कण होता है वो पानी के कणों के बीच में समा जाता है और नमक हम लोगों को गायब दिखता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग अगर देखेंगे, जैसे पानी में हो गया, पानी हो गया और रंग हो गया मिला दीजिए, या फिर हम देखते हैं कि अगर जैसे कोई फूल होता है तो उसकी खुशबू हमें थोड़ा दूर से ही सुनाई देती है, क्योंकि उसकी जो खुशबू के कण होते हैं वो हवा के मतलब कणों के साथ मिक्स होकर और हमारे नाकों तक पहुंचते हैं, तो हमें खुशबू की मतलब संवेदना होती है। तो जिस प्रक्रिया में कोई भी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के साथ मिल जाते हैं उन्हें लोग प्रसरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्रसरण होगा। और संघनन के बारे में भी हमने बता दिया है कि जब कोई पदार्थ मतलब वाष्प हो या द्रव हो, वाष्प है तो वो ठंडा होकर द्रव में बदलता है, और द्रव हो तो वो ठंडा होकर बर्फ में बदलता है। और द्रवन के बारे में भी बताया है कि कोई भी ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को द्रवन कहते हैं, तथा जिस तापमान पर द्रवन की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग द्रवनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि, मतलब इसका कारण क्या होता है? जैसे बर्फ का एक टुकड़ा है तो वो जल की जो सतह है उस पर तैरता है,
आप चाहें तो इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। बर्फ जो है पानी में डाल दीजिए तो पानी में डूबेगा नहीं बल्कि वो तैरता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है कि यह जल से भारी होता है। सोचिए अगर जल से भारी होता तो वो तो डूब जाता, तैरता थोड़ी ना। आगे लिखा है कि बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। नहीं, समान होता है तो भी वो डूब के तब तैरता या फिर उसमें डूब जाता, जमीन तो नहीं छूता और डूब जाता, ऊपर भी नहीं रहता। आगे लिखा है कि बर्फ जल से हल्का होता है। बिल्कुल हल्का होता है। आगे लिखा है कि बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। नहीं, बर्फ का घनत्व अगर जल से अधिक होता तो फिर बर्फ डूब जाता, लेकिन बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है, तो इस कारण से वो तैरते रहता है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया था कि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा कि बर्फ जल से हल्का होता है। आगे लिखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में क्या मान होगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है 273.15 होता है, और आप जानते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम लोग 273.515 जोड़ते हैं, 273.15 को जोड़ देते हैं उसमें। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको जब केल्विन में चेंज करेंगे तो 273.15 जोड़ेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 373.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। सौर मंडल में जो प्लाज्मा है, देखिए प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है और ये हमारे खून में भी होता है, सौर मंडल में भी होता है। तारों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर यानी बहुत उच्च तापमान के कारण सौर मंडल में प्लाज्मा उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? निम्न ताप। नहीं, देखिए हमने पहले ही बोला है कि बहुत उच्च ताप, बहुत ज्यादा ताप होता है ना तो प्लाज्मा उत्पन्न होता है। तो ये उच्च ताप पर, निम्न ताप पर होगा? नहीं। उच्च दाब पर होगा? नहीं। उच्च ताप पर होगा? बिल्कुल। उच्च ताप पर ही सौर मंडल में प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म करने पर गैस का आयतन किस प्रकार प्रभावित होता है। तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गर्म करने पर गैस का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म करने पर गैस के कणों का जो वेग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और गैस के कण इधर उधर मतलब घूमने लगते हैं, तो जिस कारण से उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये मतलब सेशन पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए। धन्यवाद।